अरमान के बाप ने 45 साल की उम्र में एक औरत से शादी कर ली जिससे वो बचपन से मोहब्बत करता आया था। उसकी मां के इंतकाल के बाद सबने कितनी ही कोशिश की थी कि वो अरमान की मासूम से शादी कर लें, और अब बिना किसी को बताए न सिर्फ शादी कर चुके थे, बल्कि इसकी 17 साला जवान बेटी को घर भी ले आए थे, जिन्हें बर्बाद करने की वो अपनी मासूम से कसम खा चुका था। वो जो हफ्तों घर नहीं आता था, आज न सिर्फ घर में मौजूद था बल्कि इस मासूम के कमरे में उसे बर्बाद करने के लिए मौजूद था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। जब अरमान घर आया और सबकी नजरों से बचते वो इस मासूम के कमरे में मौजूद था, जो शदीद बुखार में हर चीज से अनजान नीम बेहोश पड़ी थी। वो जब से उस घर में आई थी तब से शदीद बेचैनी और खौफ का शिकार थी, क्योंकि इस घर में आते ही वो अरमान खानजादा की अनलारज तस्वीर देख चुकी थी। ये वो था जिससे वो कॉलेज में अचानक टकरा गई थी, जो कॉलेज अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, और फिर ये अचानक मुलाकात इसकी जिंदगी का डरावना ख्वाब बन गई। अरमान खानजादा हर इस जगह के आसपास पाया जाने लगा था जहां नोरे की मौजूदगी का इल्म होता, और फिर तो हद ये होने लगी कि वो इसका रास्ता रोकने लगा। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरमान खानजादा ने गाड़ी निस्बता सुनसान जगह पर रोक कर कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। आसपास लोग काफी कम थे, और फिर ये रोज का मामूल हो गया। वो कॉलेज के रास्ते में खड़ा होता और तब तक गाड़ी उसके साथ साथ रखता जब तक वो कॉलेज के अंदर नहीं चली जाती या घर नहीं पहुंच जाती, और तंग आकर उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। वो यतीम थी। मामू के घर में मामी का राज था, और इसीलिए न महसूस तरीके से वो और उसकी माँ इस घर की मुलाजिमा बन गई थी। इसका ख्वाब ये था कि वो पढ़कर अच्छी सी जॉब करे ताकि उसकी माँ को मामी की गुलामी ना करनी पड़े। और अब इस ख्वाबी के रास्ते में अरमान खानजादा खड़ा था। इसका ख्याल था कि वो कॉलेज नहीं जाएगी तो वो इसका पीछा छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अरमान अब इसके घर के बाहर ही पाया जाता, जिसे जैसे और को कमीम ही ना हो। घर के नंबर पर अब इन नून कॉल्स बिया के लिए आने लगी थीं। मामी ने माँ और बेटी को घर से निकाल दिया। इन्होंने पनाह लेने के लिए शादी कर ली, और जिस घर में वो आई थी वो उसी का घर था। ये सोच उसे पागल कर रही थी। ये खौफ है कि उसका सामना जब इसके साथ होगा तो क्या होगा, वो इस सब को कबूल करेगा। रहमान अंकल उसे अच्छे इंसान लगे थे, मगर उनका बेटा, वो एक घर में रहकर कैसे इससे बच पाएगी। ज़हनी टेंशन ने उसे बखारे में मुब्तला कर दिया था। उसकी माँ हकीकत से अनजान इसकी सेहत के लिए परेशान थी, जो कि यहाँ आकर और उदास हो गई थी। अरमान जब इसके कमरे में दाखिल हुआ तब कमरे में अंधेरा था। वो सर तक कंबल ताने सो रही थी। अरमान ने उसे देखे बगैर इसके बिस्तर पर लेटा और इसकी हजार मुज़ाहमत के बावजूद इस पर हावी होता चला गया। तुम लोगों उन्होंने ने मेरी और मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश की है, सजा तो बनती है ना। वो इसके कान के पास सरगोशी उन्हुन्ना कर रहा था। इसके पास आते ही उसे इसकी तबीयत का अंदाज़ा हो गया था, मगर फिर भी उसे इस पर तरस नहीं आया। अरमान खानज़ादा पर उस वक्त शैतान पूरी तरह से हावी था। वो हर हद से गुजरना चाहता था। उसकी माँ की वजह से इसके बाप ने अरमान के कितने ही कहने पर की मासूम से शादी नहीं की थी। गुस्सा ऊद ऊद कर आ रहा था, मगर वो लाख कोशिश के बावजूद हर हद से गुजर नहीं पाया। शायद इसकी हालत पर तरसीन आ गया था उसे। जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को लेकर इस घर से चली जाओ, वरना जो काम अधूरा छोड़ रहा हूँ उसे पूरा करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बेहोश परे वजूद की परवाह किए बगैर वो अपने कमरे में चला आया।
फ्रेश होकर सोने के लिए लेटा ही था जब इस नाराज हसीना की याद ने इसका सारा मूड फरेश कर दिया था। कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए, क्या जादू किया है तुमने मुझ पे? वो उसे सोचते सोचते कब नींद की वादियों में उतरा इसे पता ही नहीं चला। सुबह की किरणें हर तरफ फैल गई थीं, मगर कमरों के अंदर सोए वजूद इस नेमत से बेखबर अपनी नींदें पूरी कर रहे थे। रिहाना बेगम, बिया की वालिदा, बिया के कमरे में इसे नाश्ते का कहने आई थी, मगर उनके लाख उठाने पर भी जब वो नहीं उठी तो मजबूरा इन्हें रहमान खान को बुलाना पड़ा, और फिर जल्द ही वो बिया को लिए हॉस्पिटल के आईसीयू में बैठे थे। अरमान खानजादा का आज सुबह सुबह इस दुश्मन जान के दीदार का था, जिसे देखे काफी दिन बीत गए थे। इसे देखकर इसकी क्या हालत होगी, ये सोच सोच कर ही वो मुस्कुराए जा रहा था, जब घर से निकलते निकलते उसने अपने मुलाजिम से रहमान और उनकी नई बेगम के बारे में पूछा। साहब जी, वो तो सुबह से अस्पताल गए हैं, वो छोटी बीबी बेहोश हो गई थी न, इसलिए इसकी खास मुलाजिमा ने बुरी तफसील से जवाब दिया। तो बस इतनी सी जान है तुम में, खसकम जहां पाक। वो खुशबाश सा इस मासूम के घर के करीब पहुंचा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नजर नहीं आई तो उसने यूं ही करीब की दुकान में बैठे आदमी से इशारा इसके बारे में पूछा। साहब, इसके बारे में क्या पूछते हो? उसकी तो शादी हो गई किसी बूढ़े आदमी के साथ। कहने को तो मामू था बच्ची का, मगर बड़ी ज्यादती की इस मासूम बच्ची के साथ। वो आदमी और भी ना जाने क्या क्या कह रहा था। अरमान खानजादा का दिमाग तो बूढ़े से शादी पर ही साई साई करने लगा था। उसे लग रहा था इसका दिल बंद हो जाएगा ये खबर सुनकर। वो गुस्से और बेबसी से पागल होने लगा था। इससे इतनी बुरी लापरवाही कैसे हो गई? जान ले लूंगा मैं उस बड़े की, और तुम्हारी भी माय लेडी गर्ल। वो नफी में सर हिलाते हंसता ही जा रहा था। तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, माय लेडी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रिहाना बेगम मुसलसल अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। इस घर में आकर वो ज्यादा परेशान हो गई थी, ये बात उन्होंने महसूस की, मगर अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अपनी सोचों में गलता वो डॉक्टर को बाहर आता देख इसके पास चली आई। नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है आपकी बेटी का, और ऐसा शदीद टेंशन की वजह से होता है। अभी तो होश आ गया है इन्हें, आइंदा इन्हें टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर साहब, क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? उन्होंने बेचैनी से कहा। अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल सकती हैं। रूम में वो आंखें मूंदे पड़ी थी जब रिहाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। ऐसी कौन सी परेशानी है, मुझे नहीं बताओगी? आवाज में आंसुओं की नमी शामिल थी। जब उसने आंखें खोलकर मामा की तरफ देखा। माना, मुझे मामू के घर भेज दें कुछ दिन के लिए। बेटा, वहाँ रहना आसान होता तो मैं इतना बड़ा कदम क्यों न उठाती? तुम सब जानती तो हो मामा, फिर कुछ दिन के लिए चाचों के घर भेज दें। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ दिनों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ से घर चलना, फिर मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी। ऑफिस में मौजूद वो हर एक को काट खाने को दौड़ रहा था। गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो बहुत जल्द इसे ढूंढ लेगा और अपने हाथों से इस बढ़े की जानून लेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, माय लेडी। वो खुद को परसुकून करने की कोशिश कर रहा था जब रहमानून साहब इसके ऑफिस में दाखिल हुए। किया है तुमने इस लड़की के साथ कि वो एक रात में ही हॉस्पिटल पहुंच गई? वो इसके सामने खड़े इसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहे थे। मैंने क्या करना था आपकी बेटी के साथ?
اس نے تنزیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا 2 دن نہیں ہوئے انہیں یہاں آئے اور اس نے اپنے ڈراموں سے اب کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا اس چین کو پہچانتے ہو؟ یہ اس کے ہاتھ میں تھی جب میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ انہوں نے چین ارمان خان زادہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئے جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اب اپنی گردن پر تھا جہاں وہ چین اب نہیں تھی۔ تو اب اس طرح سے چالی چلو گی تم؟ وہ کسی طور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی طرح کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ گھر چلا آیا جہاں کافی عرصے بعد اس کی ماں سو موجود تھی جنہیں دیکھ کر وہ خوشتا ہو گیا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ اس کی ماں سو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ آپ یہاں؟ وہ مسکراتے ہوئے ان سے ملا۔ ہاں میں نے سوچا تمہاری نئی ماں اور جوان بہن سے مل لوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک نظر ادھر ادھر دیکھ کر بڑی رازداری سے پوچھا کہاں گنگنا ہے دونوں؟ ہاسپٹل۔ اس نے بھی اتنی سے رازداری سے جواب دیا اور پھر دونوں گنگنا مسکرانے لگے تھے۔ یہ ارمان کی ہی کا رستانی ہے، اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ جب رحمان صاحب اپنی نئی نویلی دلہن جو کہ 40 سالہ عورت تھی ریحانہ بیگم کو دیکھ کر جہاں ماسو حیران ہوئی تھی وہیں ارمان جانزادہ کا بھی رنگ اڑا تھا۔ وہ بیا کی مدر کو جانتا تھا۔ اگر یہ ان کی بیو یہ ہے تو کیا بیا اس کی سوتیلی بہن؟ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مطلب کل رات وہ جس کے ساتھ تھا وہ بیا تھی جسے وہ نٹ رہا تھا، وہ اس کی وجہ سے ہسپتال میں تھی، وہ جس کا ڈر خودال سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ خودال اس کو ڈرنے کی وجہ دے چکا تھا۔ مبارک ہو شادی کی اور ساتھ ہی جوان بیٹی کی بھی۔ ریحانہ بیگم نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ ویسے تمہاری بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہاں گنگنا ہے وہ؟ اور جواب سننے کے لیے اس کا رواں بے تاب الف تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ اپنے چاچوں کے گھر چلی گئی ہے۔ جواب دینے والے رحمان صاحب تھے جنہوں گنگنا نے جواب ماسو کو دیا تھا، مگر دیکھ وہ ارمان جانزادہ کو رہے تھے جو اس جواب پر نظریں چرا گیا تھا۔ کہا چھپ کر بیٹھی ہو یارے، مجھے دیکھنا ہے تمہیں۔ وہ مسلسل کمرے میں چکر لگاتے سوچ رہا تھا جب وہ ریحانہ بیگم کو باہر جاتا دیکھ وہ جلدی سے ان کے پاس آیا۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ہاں، انہوں نے ارمان خانزادہ کے سوال پر تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی رات کو اکیلے کہاں گنگنا جا رہی ہے آپ؟ وہ اب باقاعدہ سوال کر رہا تھا۔ بیا کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے اور میں اکیلی نہیں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تمہارے بابا سے اجازت لی ہے میں نے، انہوں نے ایک ہی سانس میں جواب دے کر وہاں سے نکلنا چاہا جب انہیں ارمان کی بات پر رکنا پڑا۔ آئے میں لے چلتا ہوں گنگنا آپ کو، وہ یہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ گاڑی نکالنے لگا تھا۔ ریحانہ بیگم کے بتائے راستوں سے وہ اس کے چچا کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ریحانہ بیگم آسے باہر ہی رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی اور وہ باہر اب بے صبری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا یہ وہی ہے۔ جب اسے رحمان صاحب کی کال آئی، کہاں گنگنا ہو تم؟ جب جانتے ہیں تو کیوں پوچھے رہے ہیں؟ آس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ارمان جانزادہ اس وقت ڈرائیور بنا ہو الف ہے، وہ بھی اس کا جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ دیکھو ارمان، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں فی الوقت نہیں جانتا، مگر تم سے اتنا کہوں گا کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں آسے اپنی ذمہ داری پر یہاں لایا ہوں گنگنا، تم مجھے اس کے آس پاس بھی نظر نہ ہو۔ سن رہے ہو نا؟ سن رہا ہوں ڈیئر ڈیڈ۔ ابھی تو یہاں صرف اپنا شک دور کرنے آیا ہوں گنگنا۔ اگر یہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں گنگنا تو یادال رکھیں آس کے آس پاس تو کیا اس کی روح تک میں ہی نظر آؤں گا آپ کو۔ وہ کہہ کر کال کاٹے گیا تھا۔ جب اس نے بیا کو ریحانہ بیگم کے ساتھ آتے دیکھا
दिल को जैसे करार आ गया था। सुकून था जो इसकी रूह तक को सरशार कर गया था। उनके गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी भगा ले गया था। वापसी पर वो उसे अपने साथ घर ही लाया था। बिया भी इसे देख चुकी थी, मगर अभी वो अपने हवासों में नहीं थी। रात का जाने को नून सा खा था जब इसकी अजीब से एहसास से आँख खुली और ये देखकर इसकी जान निकल गई। अरमान खानजादा न सिर्फ उसके कमरे में मौजूद था बल्कि इसके बिस्तर पर बैठा था। तुम, उसने आंकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अंदर कैसे आए? इस घर के सारे तालों की चाबियां मेरे पास हैं। आइंदा लॉक लगाने की गलती नहीं करना। तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं रहमान अंकल को बताऊंगी, उसने धमकी दी। मुझे मेरे ही बाप की धमकी दोगी? अब गुम हूँ। वो जो उसके कदमों की साइड में बैठा था उठकर उसके करीब आते उसका चेहरा दबोच चुका था। जानती हो ना, मुझे इसी कमरे में इस रात बहुत कुछ अधूरा छोड़ कर गया था मैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। समझ गई? बिया ने बड़ी मुश्किल से इस बात में सर हिलाया था। गुड, कहते ही वो इसके नरम व नाजुक होठों का रस पीने लगा था, और बिया लाख कोशिशों के बावजूद उसे पीछे नहीं हटा पाई थी। काफी देर के बाद वो पीछे हटा, तो वो जो अपनी सनसें बहालाम कर रही थी, वो एक बार फिर उसके करीब आया। सुबह से मेरा हर काम तुम करोगी, वो उसे वारन करते सरशा रेसा अपने कमरे में चला गया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर बिया मौजूद दाल नहीं थी। नाश्ता रिहाना बेगम ने ही बनाया था। वो जो खुशबाश सा ऑफिस के लिए तैयार होकर आया था। बिया को बिया न देख इसका मूड बुरी तरह से खराब हुआ था। आपकी बेटी कहाँ है? ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? रहमान साहब ने उसको डिपटते हो ही कहा। डेट में आपसे नहीं उनसे पूछे रहा हो। आपकी बेटी कहाँ है? इसने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? इसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे बखर है, तुम जानते तो हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ उन्होंने कि अब से मेरा नाश्ता वही बनाएगी। मिला जमा नहीं है वो तुम्हारी? रहमान साहब ने गुस्से से कहा। मैंने कब कहा कि वो मिला जमा है? और आप भी याद डाल रखिए, आज का मार्जन दे रहा हूँ उन्होंने। कल अगर मेरा नाश्ता नहीं बना तो अंजाम के ज़िम्मेदार आप सब होगे। वो बनाना शता के ही वहां से चला गया था। रिहाना बेगम नाश्ता लेकर बिया के कमरे में चली आई थी। नाश्ता करो और उठकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। इम्तिहानात सर पर है, कॉलेज जावा। हमजा, ये क्या हालत कर ली है तुमने? मामा, उसने रिहाना बेगम का हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। मुझे आपका कुछ बताना है। उसने अपना सर रिहाना बेगम की गोदाल में रखकर कहना शुरू किया। मामा, आपको पता है, एक लड़का मेरे कॉलेज के रास्ते में खड़ा होता था, और फिर जिसकी कॉल्स आती थी घर में, जिसकी वजह से दानियाल ने आंसुओं का गोला जैसे हलक में फंस गया था। जन्नती हुन्ना सब जानती हुन्ना। अब उन सब बातों हुन्ना का क्या फायदा? अब तो हम महफूज हुए हैं। अब वो तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। अनहुन्ना ने तसल्ली देते हुए कहा। हम इसके घर पर हैं मामा। वो मेरे कमरे तक पहुंच गया है मामा, बिया ने रोते हुए हिचकियों के साथ बताया। रिहाना बेगम के हाथ जो इसके सर में हरकत कर रहे थे वो साकिन हुए थे। ये तुम क्या कह रही हो? इन्हें अपनी आवाज़ किसी खास से आती हो महसूस हो? मैं सच कह रही हूँ मुनमुन्ना मामा। वो रात को आया था मेरे कमरे में, कहता है मेरे सारे काम तुम करोगी। वो रोते हुए अपनी मामा को सब कुछ बता रही थी। मामा चलें, हम यहाँ मुनमुन्ना से चले जाते हैं। रहमान साहब बाहर खड़े सारी बातें सुन चुके थे। वो ऑफिस में सीधा उसके पास ही गए थे। क्या चाहते हो? इसके कमरे में रात गए? मेरे मना करने के बावजूद क्यों गए थे बताओ?
वो उसकी आंखों में आंखें गाढ़े सवाल कर रहे थे। इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? पोता पोती की ख्वाहिश की उम्र में आप अपना बेबी प्लान कर रहे हैं। तो मैं तो जवान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। उसने मुस्कुराते हुए एक आंख बंद की। क्या चाहते हो, सीधी तरह से बताओ। वो अपने एटीट्यूड से रहमान साहब का गुस्सा बुवालन पॉइंट पर ले आया था। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, बीपी हाई हो जाएगा आपका, इसने फिक्रमंदी से कहा। अरमान बास आ जाओ अपनी हरकतों से, शादी करना चाहता हूँ इससे। आप करवा देंगे तो ठीक, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। धमकी के बगैर बात नहीं कर सकते तुम। वो जो उसकी शादी वाली बात से शॉक में गए थे, उसकी धमकी पर खौफ होकर बोले, धमकी के बगैर आपको बात भी तो समझ नहीं आती। अपनी मासूम को क्या जवाब दोगे? वो मुझसे कितनी बार टेना के बारे में बात कर चुकी है। टेना से शादी कैसी बातें कर रहे हैं डैड? वो मेरे टाइप की नहीं है। और जिससे शादी करना चाह रहे हो, वो भी कतई राजी नहीं तुमसे शादी में, इन्होंने हंसते हुए कहा। और इसकी चीर पर जा बैठे। मामला थोड़ा गंभीर है। उसकी माँ नहीं मानेगी। उसकी माँ की तमीज से बात करो, बीवी है मेरी और तुम्हारी होने वाली सास मेरी बीवी के हवाले से ना सही, अपनी होने वाली सास के हवाले से ही इज्जत दे लो यार। आज जब घर जाओ तो इससे थोड़ा तमीज से बात करना, वरना उसकी माँ उसे इसके मामों के घर वापस भेजने पर एगिरी है। टिप दे रहे हैं। यही समझ लो, आफ्टर ऑल बाप हूँ तुम्हारा। ऑफिस टाइमिंग खत्म होने से पहले ही वो घर के लिए निकल चुका था। इस दुश्मन जान का दीदार बड़ा जरूरी हो गया था। जब वो घर पहुंचा तब वो दोनों बैलगाड़ी में रखते हुए कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अरमान तेजी से गाड़ी से उतरा और उनके करीब आया। कहीं जा रही हैं आप? इस ने सवाल तो रिहाना बेगम से किया था, मगर नसरें मुसलसल बिया को घूर रही थी, जो कि अपनी मां के पीछे छपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हाँ, बिया के मामों की तरफ आपको जाना है तो आप जाएं। बिया कहीं नहीं जाएगी, उसने रिहाना बेगम की बात को काटते हुए कहा। और तुम? वो बिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। अंदर जाओ मेरी इजाजत के बगैर। अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो ग्रीन कलर का सूट पहने साथ ग्रीन ही स्कार्फ लपेटे सीधी उसके दिल में उतर रही थी। कोई कहीं नहीं जा रहा, ड्राइवर गाड़ी अंदर खड़ी करो। वो हुक्म देता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। जाते हुए वो बिया का हाथ पकड़ना नहीं बोला था। छोड़ो मेरी बेटी को, तुम इस तरह से इस पर हुक्म नहीं चला सकते। तो फिर जिस तरह से चला सकता हूँ वो तरीका बता दें। वो कहता हो अलिफ उसे अपने कमरे में ले जा चुका था। दरवाज़ा खोलो अरमान, छोड़े दो मेरी बेटी को। वो बाहर से दरवाज़ा नाक कर रही थी, मगर दरवाज़ा अंदर से लाकाफ था। अब तो रहमान साहब भी घर आ गए थे और इस सूरत-ए-हाल से परेशान वो भी दरवाजे पर खड़े अरमान को आवाज़ें दे रहे थे। तंग आकर इन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। जब वो बिया को लेकर बाहर निकला, इसके हाथ में रिवाल्वर थी जो उसने बिया के सर पर तनून रखी थी, जिसे देख वो दोनों पीछे हटे थे। अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? छो वे दो बच्ची को बासे आ जवाब हमजा अपनी हरकतों मुनगुन्ना से। आप कुछ भी कह ले डेट में वही करो मुनगुन्ना गा जो मैं सोच चुका हूँ मुनगुन्ना। बिया की हालत गैर हो चुकी थी। वो रिवॉल्वर इसके सर पर ताने उसे अपने साथ खींच रहा था, जो चलने तो किया हलने के भी काबिल नहीं थी। खौफे से इसकी जान ऊन जा रही थी, मगर परवाह कैसे थी? अरमान, तुम जो चाहते हो वही हो। बाबिया को छूने दो, मैं वादा करता हूँ मुनगुन्ना। झूठ, मुझे किसी पर भी एतबार नहीं। उसने एक हाथ बिया के पीठ पर रख के उसे जोर से अपने साथ लगाया और उसे अपने साथ लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था, जहां इसके कुछ दोस्त
मौलवी साहब के साथ मौजूद थे। वो बिया को अपने साथ लिए एक सोफे पर बैठा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। रहमान साहब ने उसके करीब आने की कोशिश करते हुए इसको डिपटा। अरमान, वो अभी 17 साल की है, उसका निकाह कैसे हो सकता है? रहमान रोके, इसको मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। रिहाना बेगम तड़प कर रह गई थी। कुछ नहीं कर रहा मैं आपकी बच्ची को। ये निकाह अभी होगा, और जिस किसी ने रोकने की कोशिश की, मैं इसकी जान ले लूंगा। उसने हाथ में पकड़ी रिवाल्वर की नाल बिया के सर पर दबाते हुए कहा। मौलवी साहब शुरू करें। और सबके रोकने के बावजूद वो बिया से निकाह कर चुका था। निकाह नामे पर साइन अरमान ने अपने हाथों से करवाए, और फिर जैसे वो पर सुकून हो गया था। मेहमानों को रुखसत करने के साथ वो खुद भी घर से चला गया था। जानता था जब तक घर रहेगा वो खौफजदा रहेगी। वो कुछ देर के लिए इसकी नज़रों से ओझल हो गया था, और इसका इरादा कुछ दिन मासो की तरफ रुकने का था। इसकी टेना के साथ अच्छी दोस्ती थी। जब से निकाह हुआ था तब से बिया गुमसुम सी पड़ी थी। रिहाना बेगम के लाख बुलाने पर न बोल रही थी, न कुछ खा रही थी, बस पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। रहमान देखे, मेरी बच्ची का किया हॉल हो गया है, कुछ करे प्लीज। मेरी एक ही बेटी है, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? रहमान साहब खुद अपने बेटे की इस हरकत से शर्मिंदा थे, मगर क्या करते? आखिर उनका भी अकल्लूता बेटा था। दोनों ही अपनी अपनी औलाद के लिए परेशान थे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, ठीक हो जाएगी। तुम हौसला रखो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो खुद चाहे। लाख परेशान सही, मगर इस बिगड़ी सूरत-ए-हालाम को इन्हें ही संभालना था। रिहाना बेगम बिया को मुलाजिमा की मदद से सहारा देकर कमरे में ले गई थी। उसे जब से होश आया था वो बस रोए जा रही थी। मामा मुझे बचा ले इस पागल अनसनून से, इसके पास गिन है, वो मुझे मार देगा। मुझे यहाँ नहीं रहना मामा, प्लीज। अरमान मार देगा मुझे बचा लें। वो अपनी मामा के सीने से लगी रो रही थी, और कमरे में बैठे रहमान साहब शर्मिंदा हो रहे थे। इन्हें जी भरकर अरमान पर गुस्सा आ रहा था, जो ये रायता फैलाकर खुद गायब हो गया था। उसे कम अज कम अब यहाँ होना चाहिए था। उसे रिहाना बेगम को एतमाद में लेना चाहिए था, ताकि सूरत हाल ज्यादा खराब ना होती। गधा उल्लू का पट्टा, वो वहां बैठे उसे मुख्तलिफ अलकाब देने में मसरूफ थे, जो अगर वो सुन लेता तो झूम झूम जाता। रात बिया की तबीयत की जराबी की वजह से बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग ना होती तो वो आज ऑफिस ना जाते, मगर जाना ज़रूरी भी था। क्यों न का कुछ भी हो जाए, अरमान ऑफिस से कभी गैर हाजिर नहीं हुआ था, और यही इसकी कामयाबी का राज भी था। वो काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता था। उनका अरमान खानसादगी कि ठीक ठाक ऑफ क्लास लेने का भी इरादा था, जो अपनी मर्जी करके उनको माँ बेटी के बीच फिसा गया था। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा अरमान खानजादा के रूम में ही गए थे, जो उनकी तवक्को के एन मुताबिक अपने रूम में बैठा काम में मसरूफ था। रहमान साहब को कमरे में दाखिल होता देख वो न सिर्फ मुस्कुराया, बल्कि उनसे गले मिलने के लिए अपनी चेयर छोड़कर उनकी तरफ बढ़ा। वो जो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, करीब आने पर एक जोरदार मक्का मार चुके थे, जिसके जवाब में वो मुस्कुरा रहा था। और फिर वो मारते रहे और अरमान खानजादा मार खाता रहा। ना इसने जवाबी वार किया, न गुस्सा। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने ने अरमान पर हाथ उठाया था, वरना वो उनका बहुत काबिल बच्चा था। सिवाय मासो से शादी की जिद के अलावा उसने कभी अपने बाप से जिद नहीं की थी। ये तुमने ठीक नहीं किया अरमान, डर गया था बाबा।
सच में बहुत डर गया था। बिया को खोने का खौफ इस कदर शदीद था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पर। जब इसे पहली बार देखा तब ही वो दिल को छू गई। बड़ा ख्वार हुआ इसके पीछे। अगर ये दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे दोस्ती कर लेती या मेरी ऑफर्स कबूल कर लेती, मैं कभी इससे शादी नहीं करता। कल जब मैं घर पहुंचा वो दोनों कहीं जा रही थी। मैं हकीकत में डर गया था। और अब पीछे जो उन माँ बेटी ने रो रो कर हाल खराब किए हुए हैं, इसका क्या हल सोचा है तुमने? इन्होंने अरमान की तरफ देखते हुए कहा और साथ ही मुलाजिम को पानी लाने लिए कहा। पानी की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। अभी भी अच्छी खासी ताकत है आप में। मैं ऐसे ही आपको बुरा समझता रहा, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ वो अपने जख्मों को भी सहला रहा था। ज्यादा जोर से लगी है। वो भी अब हल्का फुल्का होकर मुस्कुरा रहे थे। 17 साल की है वो अभी। 1 साल से पहले रुखसती नहीं होगी। नेवर माइंड। बस कोई गेम नहीं खेलनी मेरे साथ। बाकी 1 साल क्या, मुझे 2 साल पर भी कोई एतराज नहीं, उसने आंख बंद करते हुए कहा। सोचे लो, इसमें सोचने वाला कुछ नहीं। घर कब आओगे? कुछ दिनों तक। आपकी बहू थोड़ी अपने हवासों में आ जाए तब। बिया की तबीयत अब काफी बेहतर थी। कुछ अरमान खानजादा के घर ना आने और कुछ रहमान अंकल के समझाने से वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आई थी। वो आज किचन में मसरूफ थी जब रीना अपनी दोस्तों के साथ चली आई। अरे तुम तो वही हो ना, हमारी क्लास की टॉपर। पर क्या फायदा इतनी मेहनत करके टॉप करने का जब करनी तो माजमत ही है। इसने हक़रत अमीज रवैया इख्तियार करते हुए अपनी दोस्तों से कहा, आपको कुछ चाहिए? इसने जब्त से पूछा। वो अरमान की दोस्त थी और उसे अरमान से डर लगता था। क्या पता उसे क्या कह दे और वो बिया पे गुस्सा करे। कोल्ड ड्रिंक सरो करो पहले, इसके बाद खाना। ठीक है, वो कहकर अरमान के ही रूम में चली गई। अरमान का रूम काफी बड़ा था, जहाँ बेडरूम के साथ ही अटैच सटनक थी, जहां अक्सर इसके दोस्त भी आते थे। रेना अरमान की कजिन भी थी और दोस्त भी, इसलिए वो जब भी आती अरमान का रूम ही यूज करती थी। अभी भी वो सटनक एरिया में बैठी मूवी देखने लगे थी। बिया के कोल्ड दरनक लाने पर जानबूझकर उसे गिरा चुकी थी और अब उसे फोर्स कर रही थी कि वो कानच उठाए। मैं मुलाजमह बसे कहती हूँ, वो कानच उठा देती है। बिया कहकर जाने लगी जब इसे टेना की आवाज पर रुकना पड़ा। तुम कौन हो? तुम भी तो मुलाजिमा ही हो। चलो शाबाश, जल्दी से साफ करो। सारा कानच उठा। वाह हमजा। बिया चुपचाप बैठकर कानच उठाने लगी जब टेना ने आकर इसके हाथ पर पांव रखा, जिससे कानच बिया के हाथ में चुभ गया। एक बे इख्तियार ससकी इसके लबों से निकली जब टेना ने झुककर इसके चेहरे को एक हाथ से पकड़ा। अरमान खानजादा सिर्फ मेरा है, दूर रहना इससे, समझी? बेअसती का शदीद एहसास इसकी रगों में उतरा था। यही तो होता आया था इसके साथ। पहले दानियाल जो इसका फिनुसी था, मगर बात बात पर जलील करना अपना फर्ज समझता था। और फिर जरा सी बात पर न सिर्फ मंगनी तोड़ी बल्कि बद किरदारी का इल्ज़ाम लगाकर मामी ने घर से भी निकाल दिया। और अब यहाँ अरमान खानजादा और इसकी दोस्तें, किया उसकी इज्जत नफ्स नहीं, या उसे तकलीफ नहीं होती। कौनच इसके हाथ में दर्द कर रहा था मगर एहसास करने वाला को नहीं था। आंसू बेमोल होकर आंखों से बहने लगे। टेना ने अपना पांव इसके हाथ से हटाया ही था जब अरमान खानजादा कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? अरमान खानजादा ने कमरे में दाखिल होकर एक नज़र कमरे पर डाली और दूसरी नज़र जैसे ही बिया पर पड़ी वो तेजी से बिया के करीब आया। बिया के हाथ से निकलता खून उसके
आसाब को झंझोड़ ले गया था। उसने घुटनों के बल झकते इसके हाथ को थामा था। इतना कौनच कैसे अंदर चला गया? बयान कहाँ था तुम्हारा? देखो कितना खून बह रहा है। तुम क्यों कर रही थी ये सब? मुलाजिम कहाँ है? साथ ही वो अपने मुलाजिमों को आवाज़ें देने लगा था। उसने एक बार भी टेना की तरफ नहीं देखा था। ये भी तो मुलाजिमा ही है। टेना ने अरमान के पास आकर कहा। कौन मुलाजिमा? बीवी है ये मेरी। वो बिया का हाथ था, मैं उसे अपने साथ खड़ा कर चुका था। तनख्वाह किस चीज़ की देता हूँ तुमको? अगर काम मेरी बीवी ने करने हैं तो आइंदा ऐसी गलती हुई इसी वक्त फारिग करूँगा तुम लोगों को। तुम चलो मेरे साथ। कितना खून निकल रहा है। वो उसे लिए डॉक्टर के पास आया था, जहाँ गुनगुना बैंडेज करवाने के दौरान भी बिया का हाथ थाम रखा था और साथ साथ डॉक्टर से को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? घर वापसी तक वो वक्फे से इससे पूछता रहा था। वो जो इसकी डांट की मुंतजिर थी, इसका ऐसा रवैया देखकर हैरान हो रही थी। चलो अब रेस्ट करो। वो उसे अपने सामुन्ने मेडिसिन खिलाकर गया था। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। टेना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि अरमान इसके साथ इस तरह बेवफा करेगा। उसने कभी मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, मगर जिस तरह वो उसका दीदा था, हर एक बात इसके मुंह से निकलने से पहले पूरी करने वाला, आज किसी और का हो गया और इसकी वजह से किस तरह टेना को इग्नोर कर गया था। बिया को मेडिसिन खिलाकर वो सैयद टेना के पास आया था और इसकी हालत देखकर अब वो परेशान हो गया था। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तुम बाप बेटा एक जैसे हो। इसकी मासो भी उसे ही इल्ज़ाम दे रही थी, जिसके बारे में उसे यकीन था वो इसको समझती हैं। मैंने किया है मासो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने शादी कर ली? निकाह किया है अभी सिर्फ? उसने झुंझला कर कहा। उन माँ बेटी ने अपना जादू चला दिया तुम दोनों पर। तुम्हें तो मेरा और मेरी बहन का बदला लेना था। मासो ने रोते हो हिचकियों के साथ कहा था। मासो आप इस तरह शर्मिंदा करेंगी मुझे? और फिर सारी रात टेना और बिया को समझाते गुजर गई। सुबह जब वो घर पहुंचा तो काफी थका हुआ था। कमरे में सीधा जाने की बजाय वो लॉन्ज में ही बैठ गया। रिहाना बेगम को बाहर निकलते देख वो सीधा होकर बैठा। खाने में कुछ मिलेगा? बिया ने नाश्ता किया? नहीं अभी, बस तैयार ही है। ट्रे में नाश्ता रखते हुए उन्होंने जवाब दिया। मेरे लिए भी रख दे उसी में, और ट्रे मुझे दे दे, मैं करवा दूंगा नाश्ता। और इन्हें कुछ भी कहने का मौका दे बगैर उनसे ट्रे लेकर बिया के रूम की जानिब चला गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, बिया अपने बाल बना रही थी। वो मेरून कलर के सादा से सूट में तैयार हो रही थी। अरमान को अंदर दाखिल होता देख उसने जल्दी से अपना दोपट्टा अपने गर्द अच्छी तरह से लपेटा। वो जो उसके हाथ की वजह से परेशान सा था, उसकी इस एहतियात पर बेख्तियार मुस्कुराया। नाश्ता लाया हूँ तुम्हारे लिए। सोचा था बीवी आ जाएगी तो इसके हाथ से नाश्ता किया करूँगा, मगर उसने सरदार भरी। यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह गई। अभी जाओ या मैं? नहीं, मैं कर लूँगी। पता है, बैठो। और फिर अरमान खानजादा ने अपने हाथों से बिया को नाश्ता करवाया। अरमान दूध का गिलास बिया के मुंह को लगा उसे मेडिसिन खिला रहा था जब रिहाना बेगम वहां आई, मगर अरमान को इस तरह बिया के साथ देखकर वापस चली गईं। और फिर ये रोज का मामूल हो गया। अरमान पहले बिया को नाश्ता करवाता, फिर ऑफिस जाता। रिहाना बेगम के साथ भी अब अरमान के ताल्लुकात काफी बेहतर हो गए थे। अब वो नॉर्मली अरमान से बात कर लेती थी।
बिया के एग्जाम्स थे और तैयारी न होने के बराबर। वो जो टॉपर थी अपनी क्लास की, कुछ हालातें की वजह से और फिर चोट की वजह से वो न कॉलेज जा सकी और न ही पढ़ सकी, और अब उसे एकेडमी या थिएटर के लिए अरमान खानजादा की इजाज़त चाहिए थी, जिसके लिए वो अरमान के कमरे में मौजूद थी। यार, आने से पहले कॉल कर देती, मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तकबाल करता। आफ्टर ऑल मेरी मिसेस है आप, और मालिकन भी मेरी। इसके कान के पास झकते उसने गंभीर आवाज में कहा, कॉल कैसे करती, मोबाइल नहीं है मेरे पास। उसने जैसे इत्तला पहुंचाई, "उं, मेरे एग्जाम्स हैं और तैयारी बिल्कुल भी नहीं।" उसने हिचकिचाते हुए अपना मसला बयान किया। तो फिर क्या चाहती हो, तुम्हारी जगह एग्जाम्स तुम देखो बायो, मुझे बिल्कुल नहीं आती। हाँ, अलबत्ता इसका प्रैक्टिकल आता है मुझे। कहो तो डेमो दूं। वो अपनी बातों से उसे हड़बड़ने और शर्माने पर मजबूर कर देता था। वैसे पढ़कर करोगी क्या? करनी तो तुम्हें मुझसे शादी ही है। मैं तो कहता हूँ पढ़ा छोड़ो, मेरे पास आने की तैयारी करो। वो अपनी ही हान के जा रहा था। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से वहां आई थी, ऊपर से अरमान की बातें। वो मायूसी से वापस जाने लगी थी, जब उसने तेजी से उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में लिया। इसके लब तेजी से इसकी गर्दन पर गर्दिश कर रहे थे। वो जो पार्टियों की दिलदादा थी, कमरे में कैद हो गई थी। अरमान के नक्काहे की खबर ने उसको तोड़ ले दिया था जैसे। अगर इतना ही दिख है तो जा वाह हमजा, और जाकर शोधी तड़वाओ उसकी। इस तरह कमरा बंद करके न बैठो। नहीं मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर वो खुशीन है इस लड़की के साथ तो मुझे उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बादाल नहीं करनी। मैं संभाल लूं उन्हुन्ना भी, खुदाल को आप परेशान न हुन उन्हुन्ना। दिसंबर की खिन की भरी दोपहर में वो लॉन में बैठी धूप इंजॉय कर रही थी जब रिहाना बेगम इसके पास चली आए। क्या बात है मेरी बेटी, आज बड़ी खुश लग रही है। उन्होंने पास बैठकर इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहा, हाँ खुश तो हूँ। क्या इस खुशी की वजह अरमान है? इन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा, मामा आप भी, मैं सच में खुशीन हूँ उन्हुन्ना तुम्हारे लिए। अरमान अच्छा है और मोहब्बत भी करता है तुम से। क्या तुम भी करती हो मोहब्बत इससे? इन्होंने उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। पता नहीं मामा, मोहब्बत क्या होती है मुझे नहीं मामा, मगर जिस तरह से वो मेरी परवाह करता है, इस तरह से कभी किसी ने नहीं की। पता है जब वो मेरे पास होता है ना, तो मुझे ऐसे टरैट करता है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ, या फिर शायद मैं इसकी मलका और वो मेरा गुलाम, जो सिर्फ जी हजवरी करता है। मामा, इतना स्पेशल तो कभी किसी ने फेल नहीं करवाया मुझे। दानियाल ने भी नहीं। वो तो मेरी तरफ देखना भी गुनाह समझता था, जैसे इसको ऐसा किया नजर आया मुझ में। मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैंने उसकी उनकों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। कदर करो इसकी मोहब्बत की, उन्होंने समझाते हुए कहा। कैसे मामा, कैसे? उन्होंने सोचते हुए कहा, अभी लंच का टाइम है, जाओ अच्छे से तैयार हो और इसके ऑफिस जाओ। उसे लंच करवा कर आओ, उसे अच्छा लगेगा। चलो शाबाश, जल्दी करो। ड्राइवर के साथ चली जाओ। और फिर ठीक आधे घंटे के बाद वो हल्का फुल्का तैयार होकर उसके ऑफिस के सामने मौजूद थी। ऑफिस में दाखिल होने से पहले उसे सेक्रेटरी ने रोका। मीम, आप बना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। आप वेट करें, अंदर सर मीटिंग में है। ना चाहते हुए बाहर बैठना पड़ा। आप उनसे कहीं खाना ठंडा हो जाएगा। इसके बार बार इसरार करने पर सेक्रेटरी को कॉल करनी पड़ी। सर, खाना ठंडा हो जाएगा। वो होश में है आप? मीटिंग में हूं मैं, जॉब से फारिग कर दूं क्या? अरमान ने गुस्से से कहा। सॉरी सर। सेक्रेटरी ने फौरन माजरत की।
काफी देर इंतजार के बाद वो एक बार फिर सेक्रेटरी के पास थी। सर बिजी है, उसने बिया को इग्नोर करते हुए कहा। एक बात पूछूं उन्होंने आपसे? इसने सेक्रेटरी के थोड़ा करीब होकर राजदाना अंदाज में कहा। कि अटेना को भी ऐसे ही मीट करवाते हैं तुम्हारे पास? उसने तुम्हारे पास पर जोर देते हुए कहा। जी, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है रहमान अंकल। वो तेजी से रहमान अंकल के पास गई, जो उसे वहां देखकर हैरान हुए। अरे मेरा बच्चा, तुम यहाँ? मैं आपके लिए खाना लाई थी, उसने सेक्रेटरी को घूरते हुए कहा, जिसे रहमान साहब देखकर मुस्कुराए। आओ, ये मेरी बेटी है और तुम्हारे अरमान सर की मिसेस आनंदा। एहतियात करना, ओके? आओ, मेरे ऑफिस में ही चलते हैं। सर आप मेरठ हैं? सेक्रेटरी ने दल बर्दाश्ता होते हुए पूछा। यू मेयर, मैं मीटिंग में हूँ। अब कॉल की तो जॉब से फारिग कर दूंगा, अरमान ने झुंझलाकर कहा। सर आपकी मिसेस आई हैं। वॉट, कौन? बिया आई है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? स्टूपिड। वो पूरा मीटिंग कैंसिल करता डैड के ऑफिस पहुंचा था, जहां वो रहमान अंकल को खाना शुरू कर रही थी। वॉट अ प्लेसिंग सरप्राइज, वो खुशी से कहते अंदर की जाने बढ़ा। अंकल आप उनको जानते हैं? कौन है ये? वो जो तेजी से अंदर बढ़ रहा था। बिया की बात सुनकर खुद ब खुद इसके कदम सुस्त हुए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन हो भाई तुम, और अंदर कैसे आए? इन्होंने बिया का भरपूर साथ देते हुए कहा। डैड आप भी नॉट फायर डैड। उसने बिया के साथ वाली चेयर संभाल ली थी। ये सब आपके लिए नहीं है, उसने नाराजगी बरकरार रखते हुए कहा। सॉरी, मुझे थोड़ी पता था कि तुम हो। डैड प्लीज सिफारिश कर दें अपनी बहू से मेरी। डैड जो खाना खाने में मसरूफ थे और अरमान को मुकम्मल इग्नोर कर रहे थे, जब दानियाल बना नाप के ऑफिस में दाखिल हुआ और अंदर का माहौल उसे गुड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। आओ अंदर आ जाओ, रहमान साहब ने बुरा मनाए बगैर कहा। दानियाल और बिया जो एक दूसरे को देख रहे थे, उनके इस तरह देखने पर रहमान सर नून पूछा। ऑफ कोर्स, दानियाल के अल्फाज अभी इसके मुंह में ही थे जब बिया बोली, नॉट, मैं इन्हें नहीं जानती। और ये कहते हुए वो गैर इरादी तौर पर अरमान खानजादा के करीब हुई, जिसे दानियाल ने बड़े गौर से देखते हुए एक फाइल रहमान सर के पास रखी। इस पर आपके साइन चाहिए थे। बिया आओ, तुम्हें अपना ऑफिस देखाऊं। बिया का अनकंफर्टेबल होना वहनूट कर चुका था। अरमान एक बात कहूं आपसे? रात में जब वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था, जब बिया उसे चाय देने आई थी। मेरा एक काम है, लेकिन पहले वादा करें कि आप मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा काम है बात जिसके लिए वादा लेना पड़े? उसने मसरूफ से अंदाज में कहा। आप दानियाल को जॉब से निकाल दें, और इस तरह निकालें कि इसे कहीं और भी जॉब ना मिले। उसने क्या कह दिया? तुमको शरीफ सा बंदा है। और वो बना जवाब दे ही जाने लगी जब उसे पीछे से अरमान